जी क्या है? टॉकीज का आरओपी अप्रूव हो चुका है। अब वो कैबिनेट गया है, वहाँ से जब अप्रूवल होगा तो उसका काम शुरू हो जाएगा और हम मानते हैं कि कैबिनेट में भी उसकी स्वीकृति हो जाएगी और उसका काम जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा समस्तीपुर बाईपास जो है उसका प्रोजेक्ट रिव्यू हो रहा है, वो प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा मुक्तापुर फ्लाईओवर और कुशेश्वर स्थान का प्रोजेक्ट। विपक्ष का आरोप है कि बिहार को जो मिला मंत्रिमंडल इसके लिए क्या कहना है? विपक्ष हमेशा कुछ ना कुछ हम ये मानते हैं कि विपक्ष पे टिप्पणी करके हम अपना समय नहीं बर्बाद करते। हम हमेशा अपने कार्य पे फोकस करते हैं और हम हमेशा जो मेरे हाथ में हम उसी पे ध्यान देते हैं। विपक्ष पे टिप्पणी करना मेरा संस्कार नहीं है। और जहाँ तक रही बात विपक्ष की, उनका काम है वो विपक्ष है, कुछ ना कुछ वो हमेशा बोलते रहे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है फूड प्रोसेसिंग मिला है, उसका लाभ समस्तीपुर लोकसभा में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमने बार बार कहा है कि किसान प्रधान क्षेत्र हमारा, किसानों के लिए हम काम करना चाहते हैं। यहाँ पे मकई का बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। हमें लगातार बात की है इसके बारे में। हम चाहेंगे कि यहाँ पे भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे और अपने नेता चिराग पासवान जी से हम इसके बारे में बात भी करेंगे। अभी उन्होंने आज ही अपना कार्यालय में जा करके उनको ऑफिशियली फर्स्ट पद धारण किया है। तो अब वापस जब दिल्ली जाएंगे, एक बार हम लोग सबका शपथ हो जाए, उसके बाद इसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे। आने वाले 5 साल में हम प्रयास पूरा करेंगे कि एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ भी लग जाए। पर साथ ही जो भी यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद पड़े हुए हैं, जूट मिल हो, अशोक पेपर मिल हो, चीनी मिल हो, ये सारे मेरा प्राथमिकता ये रहेगी कि उस पर काम सबसे पहले शुरू हो। रामनाथ जी को भी किसान पहली बार सांसद बन के वापस अभी तक हमारा शपथ नहीं हुआ है, लेकिन हमने यहाँ की जनता से एक वादा किया था कि हम एक कार्यालय समस्तीपुर में ही खोलेंगे अपने कार्यकर्ताओं की सहूलियत के लिए, जनता की सहूलियत के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सत्र के लिए हमें दिल्ली में उपस्थिति अपनी बनानी होती है और हम चुनाव भी उसी के लिए लड़ते हैं। तो जब अगर हम दिल्ली में हो या किसी भी वजह से व्यस्त हो, हमारा कार्यालय 24 घंटे खुला रहेगा। यहाँ पे सब तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, वो कंप्यूटर हो, वो इंटरनेट हो, फैक्स हो, प्रिंटिंग हो, ये सब की यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। क्योंकि हम मानते हैं कि अभी भी बहुत सारे हमारे संसदीय क्षेत्र में लोग हैं जो शायद कंप्यूटर पे चिट्ठी ना टाइप कर पाएँ, जो शायद एप्लीकेशन ना लिख पाएँ, जो शायद हम तक एप्लीकेशन पहुँचाना है ये नहीं समझ पाए। इसीलिए उन सभी के लिए ये कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे 2-3 लोग हर समय रहेंगे जो जनता की सेवा करेंगे और उनके डायरेक्ट टच में हम हमेशा रहेंगे। ऐसे हमारा नंबर सबके पास हम मानते हैं, अलग अलग प्रखंड से हमें फ़ोन आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से भी फ़ोन आता है। तो ये चीज़ तो है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो एप्लीकेशन उनको लिख के नहीं भेज पाते, या अगर बोले कुरियर नहीं कर पाते हैं, या फिर उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं दे पाते हैं। तो ये बस उनकी सहूलियत के लिए बना है। मेरा पहला वादा यही था कि हम कार्यालय यहीं खोलेंगे। अभी हम प्रयास करेंगे कि हमारा दरभंगा जिला में जो 2 विधानसभा उस तरफ भी कार्यालय खुलने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी दिल्ली में हमारा अभी 13 को पार्टी का मीटिंग है, फिर हमारे शपथ का ये सेशन होगा 1 हफ्ते का। लेकिन ये सब के बीच में भी अभी जस्ट हम लैंड करते ही मतलब कहते हैं कि हम अपने घर जो है मेरा ससुराल, वहाँ भी नहीं गए, सीधे सबसे पहले यहाँ आए। यहाँ पे सब जनता से मिल रहे हैं और बहुत सारा एप्लीकेशन हम लिए हैं, अभी एप्लीकेशन ले रहे हैं। और हम सबको यही बोलना चाहेंगे कि इस कार्यालय में अगर आप समस्या लेके आएंगे तो समस्या का समाधान हम पूरा प्रयास करेंगे कि हो जाए। हेल्पलाइन नंबर भी जारी है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी है। मिस्ड कॉल नंबर दिया गया था चुनाव प्रचार के दौरान सबको, वो नंबर वो मिस्ड कॉल के लिए दिया था, जिसके लोग मिस्ड कॉल डालते थे। अब वो परसों से वो मिस्ड कॉल को नॉर्मल कॉलिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरे जो निजी सहायक हैं उनका नंबर भी सबके पास है, मेरा पर्सनल नंबर भी सबके पास है। आप पूछ सकते हैं, फ़ोन लोग करते हैं 2 बार 3 बार, कभी भी फ़ोन करते हैं। फ़ोन हम ज़रूर उठाते हैं, अगर फ़ोन नहीं भी उठाए तो व्हाट्सएप का मैसेज को हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करते हैं। फेसबुक पे हम सारा कमेंट पढ़ते हैं, अपने पोस्ट पे जो भी पोस्ट जाता है उसको हम खुद देखते हैं कि कौन सा पोस्ट जा रहा है, कमेंट कैसा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी जनता के टच में नहीं है, सबके टच में है। और हम दिल्ली में हो, हम पटना में हो, हम कहीं भी हो, हम यहाँ की जनता से लगातार बातचीत करते रहते हैं। और सत्र जब नहीं चल रहा होगा तब तो हम समस्तीपुर में हमेशा रहेंगे। चुनाव के संसदीय क्षेत्र पटना लैंड करते ही आप अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से फाइट करती तो मोदी जी हार जाते। कैलेंडर नीचे रखो, दूसरा बराबर रख के। इस देश में नरेंद्र मोदी जी को 292 सीट दिया है। राहुल गांधी जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वो सिंपैथी पे सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब उनके पिताजी को थम्पिंग मेजोरिटी आया। 1991 में जब उनके पिताजी की हत्या हुई
तब सिंपैथी के आधार पर उनको वोट दिए गए। नरेंद्र मोदी जी विकास विकास और विकास, देश के संविधान को उचित ढंग से काम करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री मिले। तो उनके विकास के सपने के मॉडल को, आरक्षण के मॉडल को इस देश के लोगों ने 293 उम्मीदवार को जिताकर समर्थन देने का काम किया। रोहिणी भी आज सिंगापुर लौट रही है। लौटना ही था, हमारी बहन है, भगवान करे। हम तो कहे हैं कि छपरा के लोगों के बीच में काम करना चाहिए रोहिणी को। सर एक सवाल है, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं, सम्राट जी आज बैठक जो हुई उस पर कुछ बातें कहिए, क्योंकि कुछ देखिए हम बहुत मजबूत से आप लोग जीतने वाले हम पार्टी के अंदर हम समीक्षा कर रहे हैं और हम अपने पार्टी के पदाधिकारी जो लगे थे उनका क्या अनुभव था, पार्टी कहाँ कमज़ोर थी, कहाँ मजबूत थी। 75% मार्क्स आए, बिहार की जनता ने दिया है। हम चाहते हैं कि 90% मार्क्स मिले और आगे के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम 90% मार्क्स लाएं, इसकी कल्पना के साथ आगे जाएं। मगर एनडीए को नेतृत्वकर्ता के रूप में नीतीश कुमार को ही घोषित कर दिया, बीजेपी से सहमत है? तो हमने कहा 1996 से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। रोहिणी जी आज भी छपरा में है, 2 लोगों को गोली मार दी गई है। तो वही तो हम बोले कि अब रूडी जी बताएंगे ना। हाँ, गोलियां चलती रहेंगी, तो रूडी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी जी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है, इस पे क्या कहिएगा? देख लीजिए, हाँ सामने आ गया ना। यही ना विपक्ष बोलता था कि जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? ठन गोपाल बना दिया ना, फिर से जनता को कुछ नहीं दिया बिहार को। तेजस्वी करे झुनझुना थमा दिया गया है। सही बात बोल रहा है ना। तो ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आकर के चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी, जुमलाबाजी हो गया। नीतीश कुमार को फिर से अपने पास लाइएगा क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश जाना था नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री शपथ में नहीं गए, शपथ ग्रहण में। तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा, तो आराम करने दीजिए। सिंगापुर जा रही हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने। उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण। लोगों ने गिरवी रखा और देश को कमजोर करने वाले को जिन लोगों ने पोषित किया है, इस चुनाव में उसकी झलक भी दिखाई पड़ी है। और तमाम देश को कमजोर करने वाले लोग एक मंच पर आकर खड़ा हुए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग कहीं न कहीं राष्ट्र के विरोधी तत्वों के साथ मिलकर एक राष्ट्रभक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाह रहा था। लेकिन देश की जनता ने यह संदेश अपने जनादेश से दिया कि मोदी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी के चुनाव लड़ती तो मोदी जी हार जाते 4 लाख वोट से। राहुल गांधी जी पप्पू हैं, आज भी ये पप्पू दया के पात्र हैं। आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी और अपराधियों के उसके पांव पकड़ करके ये चुनावी राजनीति में सफलता प्राप्त करने का मानसिकता रखते हैं। अरे हिम्मत है तो केरला क्यों भागे थे? अमेठी क्यों छोड़े थे? क्यों अमेठी से चुनाव नहीं लड़े थे? दया के पात्र लोग जो राष्ट्र को कमजोर करने वाले अपराधी, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी की मानसिकता को पोषित करने वाले की जमात के साथ मिलकर चुनाव में तत्कालिक लाभ उठा सकते हो, अस्थाई
जनादेश न मिला है न मिलेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि जब 0 सीट था तो बिहार सभा में क्या भूमिका था, अब 4 सांसद हैं, 25 में सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव जी को पहले भी 4 मिला था, 4 की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब मुक्ति धाम जाता है तो 4 की जरूरत पड़ती है, और आज फिर 4 मिला है। 2025 में राम नाम सत्य है, ये 4 लोग उसकी व्यवस्था बना देंगे। सर रोहिणी आज वापस जा रही है, चुनाव में वो रही मगर अब फिर से वापस जा रही है, जनता के बीच में विपक्ष की भूमिका में नहीं रहेंगी, हार गई है तो। देखिए, बेटी है, राजनीतिक परिवार से है, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने परेशान किया, लाकर अपमानित कराया, राजनीति के गलियारे में जबरदस्ती ठेलकर परिवारवाद की जमींदारी को बढ़ाने का प्रयास किया, उन लोगों को रोहिणी आचार्य जी से क्षमा मांगना चाहिए। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी को सेंटीमेंट भजाने का खेल खेला। अरे शाहाबाद में एक एक्सीडेंट है, नहीं तो फिर शून्य पर आउट होते, लेकिन 4 लोगों को दिया है, ये आपका राम नाम तय करेगा। अंतिम सवाल सर, आज समीक्षा बैठक हुई है सर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, सर क्या कुछ फाइंड आउट सर निकल पाया, क्योंकि बहुत संभावित सीट जीत की जो थी उस पर सर आप लोगों को? निश्चित तौर पर सारे लोगों ने ईमानदारी से मेहनत किया है। कार्यकर्ता हमारे हर विपरीत परिस्थिति में जूझते रहे। तमाम देश के और राज्य के वैसे मानसिकता जिसका एक सूत्री अभियान था, मोदी को रोको, उसके बाद भी जनता ने मोदी जी के नाम पर 30 सीट बिहार के अंदर दिया है, और जो हम लोग हारे हैं सीट, वो सब जानता है कि आज मंथरा और कैकेयी के मानसिकता के कारण जो हम पीछे रह गए, भविष्य में ये पीछे नहीं रहेगा। 2/3 बहुमत से एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी, और हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करे, बिहार को गाली बनाने वाले को सबक सिखाएगा।